तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.5 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 में सबको सॉल्व कर लिया था। आज कुछ थोड़ा सा और अलग चीज़ें सीखेंगे, है ना। इसमें हम थोड़ा वेन आरेख के बारे में सीखेंगे, जो कि इसमें ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें एक चीज़ और आएगा, पूरक। क्या आएगा? पूरक, जिसको हम डैश से सूचित करेंगे। दो चीज़ें इसमें हमें पढ़ना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। देखो, इसमें हमें ये पूरक पढ़ना है और हमें क्या पढ़ना है इसमें, पूरक के अलावा क्या क्या पढ़ना है। देखो, सार्वत्रिक समुच्चय तो अभी बता ही दूंगा, जानते हैं आप लोग। ये सब पूरक है। इसके अलावा हमें क्या, वेन आरेख, दो चीज़ें हमको पढ़नी है इसमें, ठीक है। बाकी आपने इंटरसेक्शन और यूनियन निकालना सीख लिया है, ठीक है। यूनियन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें आपने सीख रखी है। हमने पिछली ही प्रश्नावली में ये सारी चीज़ें सीखी थी, ठीक है। आज इस प्रश्नावली में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, छोटी सी टॉपिक है जिसमें हमें पूरक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पूरक। जैसे ए का पूरक पढ़ना होगा तो ए डैश पढ़ेंगे, ठीक है। पूरक हमेशा किस पे निकाला जाएगा? तो यूनिवर्सल सेट पे निकाला जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय पे निकाला जाएगा, ठीक है। पहले हम पूरक को समझ लेते हैं, आखिर ये पूरक क्या होता है। तो जैसे हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट मतलब होता है सार्वत्रिक समुच्चय। कैसा समुच्चय? सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। ये होता है हमारे पास सार्वत्रिक समुच्चय। किसे कहते हैं? जहां से सारे अवयव उठाए जाते हों उसे सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। जैसे कि अपना एक यूनिवर्सल सेट है जिसे यू से लिखेंगे, और ये है, मान लो 1 2 3 4, ठीक है। और हमारा एक ए है जो उठाया गया है, कहाँ से? इसी से उठाया गया, मान लो 2 और 3 है, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय है, 1 2 3 4, और इसी में से हमारा ये 2 और 3 उठाया गया है। उसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ बी क्या होगा, तो हम कहें बी, मान लो इसमें लिया गया है, बी का मान दिया गया है 1 और 2। तो अब एक चीज क्या देख रहे हैं कि ए और बी सब कुछ कहाँ से उठाया गया है? इसी यूनिवर्सल सेट से उठाया गया है, ठीक है। तो हम यहीं पर दोनों चीजें समझ लेते हैं कि इसका पूरक क्या होता है। अगर मैं कहूँ ए का पूरक ज्ञात करना हो, यानी ए डैश अगर ज्ञात करना है, तो हम कहेंगे देखो, ए डैश जो हम ज्ञात करते हैं वो हम कहते हैं इस 2 और 3 को छोड़ के बाकी चीजें जो बची है वो हमारा इसका पूरक होता है। यानी अभी इसको पूरा करने के लिए 1 चाहिए है और 4 चाहिए होता है ना। 2 3 तो इसके पास था ही, लेकिन 1 और 4 नहीं था, इसलिए ये इसका पूरक होगा, ए डैश होगा। नहीं समझे? मैं कह रहा हूं अगर मुझे बी का डैश निकालना है, पूरक निकालना है, तो हम कहेंगे 1 और 2 तो हमारे पास है ना। तो 1 और 2 है, लेकिन है ऐसा क्या है जो नहीं है? तो 3 और 4 हमारे पास नहीं है, तो 3 और 4 इसका क्या हो जाएगा? पूरक हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। तो हम कहेंगे ये चीज होती है पूरक। पूरक समझ में आया आपको? मैं कह रहा हूँ भाई कुछ भी नहीं है, बस जो इसमें था उसको छोड़ के जो नहीं है उसी को लेंगे, तभी तो ये पूरक होगा। अरे अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो वो मुझे मिल जाएगा तो मैं पूरक हो जाऊंगा। अरे एक व्यक्ति को सबसे अच्छा इंसान बनने के लिए 3 4 कंडीशन चाहिए होती है, और 1 2 कंडीशन मेरे पास है और वो 1 2 नहीं है, तो वो भी अगर मैं पा जाऊं तो मेरा पूरक हो गया, मैं पूरा हो गया। तो इसलिए जो चीजें अपने पास नहीं है उसको हम यूनिवर्सल से उठाते हैं, ब्रह्मांड से उठाते हैं। यूनिवर्सल मीन्स ब्रह्मांड, सार्वत्रिक। तो यहां से ही तो उठाएंगे। अरे इसके पास 2 और 3 था, 2 और 3 था, लेकिन एक को पूरा होने के लिए 1 और 4 चाहिए था, इसलिए उठा लिया, ये पूरक हो गया। बस इतनी सी बात है। अगर मैं कहूँ वेन आरेख क्या है, आप समझ गए ना, पूरक कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ वेन आरेख कैसे निकालते हैं भाई, वेन आरेख, तो वेन आरेख निकालने के लिए हम एक चीज आपको समझाना चाह रहे हैं, उसको समझिए, ठीक है। वेन आरेख समझने के लिए हम यहाँ से एक शेप उठाते हैं। जैसे कि अपने पास एक शेप है ये, ठीक, एक शेप है अपने पास ये वाली, ये शेप है अपने पास, ठीक है। इसे कहेंगे हम यू। क्या बोलेंगे इसको? यू बोलेंगे। ये अपना यूनिवर्सल सेट है, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, ये पूरा ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में अपने पास दो चीजें हैं, एक है ए और एक है बी। कितनी चीजें हैं? एक है ए
एक है अपने पास ए और एक है अपने पास बी। चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा मैं इधर ले आता हूँ, इसको क्या करता हूँ, इधर ले आता हूँ। कुछ इस तरह से ये रहेगा, अपने पास कुछ इस तरह से ये रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ। चलिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, ये है अपने पास। ठीक है, कुछ इस तरह से अपना वेन आरेख रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कहते हैं ये हमारा ए है और ये है बी और ये पूरा यू है। अब पूरे में देखा जाए तो ए के पास 2 और 3 है, अगर लिखा जाए तो हम कहेंगे ए के पास 2 और 3 है, बी के पास 1 और 2 है। ऐसा क्या है जो दोनों में हो, तो हम कहेंगे 2 इसमें भी 2 इसमें भी, तो यहाँ पे लिखेंगे जो दोनों में है, ए में भी आ रहा है बी में भी आ रहा है। ये चीज़ हमने लिख दिया, किसी को दिक्कत है नहीं ना। ए में हम लिखेंगे 3, ए की तरफ हम अभी 3 भी लिखेंगे और बी की तरफ हम 1 भी लिखेंगे। हमने कहा देखो ए के पास 3 और 2 था, है ना, और बी के पास 1 और 2 था, हो चुका। अभी हमारे यूनिवर्सल सेट में क्या क्या था, 1 2 3 4। तो देखो 1 2 3 तो हो गया, लेकिन 4 नहीं है अभी, इसमें 4 भी तो चाहिए है। तो 4 हम कहीं भी लिख देंगे, जहां जगह खाली होगा इस आयत में, इस बॉक्स में लिख देंगे। अब ये हो गया हमारा वेन आरेख। ये क्या हो गया, वेन आरेख। अगर मैं कहूँ इस वेन आरेख में ए डैश दिखाओ, ए डैश दिखाओ, तो ए डैश अगर दिखाना हो आपको तो कैसे दिखाओगे ए डैश भाई, हम कहेंगे ए डैश जानते हो कैसे दिखाया जाएगा। ए डैश में चाहिए 1 और 4, क्या चाहिए, जो इसके पास नहीं है वही तो ए डैश होगा, जो इसके पास नहीं है वही तो ए डैश होगा। तो हम कहेंगे इस 3 को छोड़ के, इस ए को छोड़ के बाकी दुनिया की सारी चीज़ें इसको चाहिए कि नहीं, तो आप कहोगे बिल्कुल चाहिए। इस ए को छोड़ के दुनिया की सारी चीज़ें इसको चाहिए। ये तो इसके पास है, ये तो इसके पास है, ए वाला बॉक्स जो है वो तो इसके पास है, लेकिन बाकी चीज़ें इसको चाहिए कि नहीं, तो हम कहेंगे बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए भाई, है ना। तो जो जो ए के पास नहीं है वो सब ए को चाहिए, इसलिए हम कहते हैं, हम इसको ऐसे दर्शा देंगे। ठीक है, इसको कुछ इस तरह से दर्शा देंगे कि इसको छोड़ के 2 और 3, ये ए वाले में जो जो आ रहा है उसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ों को हम रेखांकित कर देंगे कि इतनी चीज़ें चाहिए होती है। ये होगा हमारा क्या, ए डैश, ए डैश चाहिए, है ना। ए डैश में क्या क्या चाहिए, 1 और 4, तो हम कह रहे देखो 1 भी मिल रहा है 4 भी मिल रहा है, बस इतनी सी बात। अगर मैं कहूँ कि अगर भाई साहब ए यूनियन बी निकालना हो या ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो, तो ए इंटरसेक्शन के लिए देखो जो सब में कॉमन हो तो यही तो करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, तो हम कहेंगे जो दोनों में होता है, एचसीएफ वाली लॉजिक लगाते हैं, जो दोनों में होता है, तो दोनों में सिर्फ 2 ही तो है, तो इसी को पेंट कर देंगे, बाकी सब छोड़ देंगे, तो इंटरसेक्शन हो गया। अगर ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है, मतलब ए और बी जो दोनों में हो वही होता है, हो या ना हो सब कुछ ए और बी दोनों को मिक्स करते हैं, सम्मिलन मतलब मिलाप कर देते हैं। तो ए वाला बॉक्स और बी वाला बॉक्स मिक्स कर दो, ए वाले बॉक्स को पेंट कर दो, बी वाले बॉक्स को कर दो, अगर यूनियन निकालना है। बाकी ग्राफ जब आपको वेन आरेख की जरूरत पड़ेगी तो मैं वहां समझा दूंगा। ठीक है, अभी हमने समझ लिया कि पूरक किसे कहते हैं और वेन आरेख कैसे दर्शाया जाता है। ठीक है, मैं पहले प्रश्न पे चलता हूँ। देखो ये बहुत छोटी सी बात थी, नहीं समझ में आया होगा तो प्रश्नों पे समझ लीजिएगा, वैसे तो मेरे हिसाब से आ गया होगा, शायद इसमें आपको थोड़ी दिक्कत हुई होगी, लेकिन ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पूरक मतलब वही होता है जो कमियां हो अपने पास। पहला प्रश्न देखिए हमारे पास क्या है, पहला प्रश्न अपने पास है कि मान लीजिए कि यूनिवर्सल सेट है, यानी सार्वत्रिक समुच्चय U बराबर इतना, A बराबर इतना, B बराबर इतना और C बराबर इतना, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। हमें सबसे पहले ज्ञात करना है A का पूरक, A डैश, A का पूरक ज्ञात करना है। ध्यान रखना पूरक हमेशा यूनिवर्सल में से निकाला जाता है। A के पास तो 1 2 3 4 तो है ही, ये तो है, इसके पास कमी क्या क्या है, पूरी ब्रह्मांड में से अगर ए को कहा जाए जाओ भैया जाओ जाओ बेटा जो जो मिले सब लूट लो, यूनिवर्सल में ब्रह्मांड में जो जो तुम्हें मिले सब लूट लो, तो वो क्या करेगा, वो थोड़ी लूटेगा जो उसके पास है।
अरे तुम्हें मौका मिले अगर कुछ लूटने का तो तुम वो चीज़ थोड़ी लूटोगे जो तुम्हारे पास है, वो तो है ही तुम्हारे पास। तो 1 2 3 4 तो इसके पास है ही। ये यूनिवर्सल यानी ये ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, उसमें से इसके पास जो है वो थोड़ी उठाएगा। वो एक क्या क्या उठाएगा, एक तो नहीं उठाएगा क्योंकि इसके पास है, 2 नहीं उठाएगा क्योंकि इसके पास है, 3 भी नहीं उठाएगा क्योंकि इसके पास है, 4 भी नहीं उठाएगा क्योंकि इसके पास ये सारी चीज़ें उपलब्ध है। बची क्या क्या, तो हम कहेंगे 5 बचा, 6 बचा, 7 बचा, 8 बचा और 9 बचा। लीजिए, क्या किसी को दिक्कत है? मुझे तो नहीं लगता इसमें किसी को दिक्कत होगी, सिंपल सी तो बात थी, है कि नहीं। चलिए चलिए भाई, अगर आप ये चीज़ समझ गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो बुरी बात है। कोई बात नहीं, आगे समझते हैं, है ना। अगर हमें b का पूरक निकालना है तो b का पूरक मतलब क्या, इसको जो कमी है वही चीज़ उठाएगा। पूरक मतलब सीधी सीधी बात है, आपके पास जो कमी है आप उसे उठा लीजिए, आप पूरे हो जाएंगे। इस संसार में, दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, अगर आपके अंदर कमी है तो आप वही तो उठाएंगे। बी का पूरक क्या होगा, उठाएगा हमेशा यूनिवर्सल में से ही, ब्रह्मांड में से उठाएगा, सार्वत्रिक में से उठाएगा। तुम कहेंगे भाई बी के पास 2 है तो 2 काट दो, बी के पास 4 है तो 4 काट दो, बी के पास 6 है तो 6 काट दो, बी के पास 8 है तो 8 काट दो। ये सब नहीं उठाएगा, ये सब उसके पास पहले से, तो क्यों उठाएगा। तो हम कहेंगे भाई उठाएगा क्या क्या, उठाएगा वो 1, वो उठाएगा 3, 5 भी उठाएगा, 7 भी उठाएगा और 9 भी उठाएगा। क्या किसी को दिक्कत है मेरे भाई, क्या किसी को दिक्कत है मेरी बहन? नहीं ना। 1 3 5 7 और 9, सिंपल सी बात है, इसमें क्या तामझाम करना है कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, ये और ये क्लियर हो गया। तीसरे पे चलते हैं, तीसरे पे चलते हैं भाई। तीसरा क्या है, ए यूनियन सी का पूरक है। पहले तो ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा ना, तो हम कहेंगे भाई लीजिए, पहले तो ए यूनियन सी निकालेंगे, उसके बाद पूरक पे चलेंगे। पहले तो ये निकाले ना मेरे भाई, ए और सी कहाँ है, देखो ए और सी कहाँ है। तो हम, अरे भाई साहब इसको तो कर लिया, ए और सी कहाँ है, ये है ए, ये है सी। इसका सम्मिलन निकालना है, जो दोनों में वो सम्मिलन होता है, दोनों में वो सम्मिलन होता है बस। तो लो भाई, मतलब दोनों में हो या ना हो, बस मिलाप करा देना है सबका, ए के अवयवों का बी के अवयवों से, यानी ए के अवयवों का कितनी गर्मी है भाई, मैं कह रहा हूं ए के अवयवों का सी के अवयवों से मिलाप कराना है, दोस्ती कराना है। जानते हैं सम्मिलन मतलब मिलाप कराना। तो हम कहेंगे भाई साहब 1 भी उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे, 2 को भी उठाना पड़ेगा, बिल्कुल उठा लेंगे, 3 इसमें समुच्चय में कभी रिपीट नहीं करते हैं, एक ही बार लिखना है। मिलाप हो गया ना भाई, भरत मिलाप हो गया। 4 का 4 से कर दिया, लो भाई, बचा 5 लिख लिया, बचा 6 लिख लिया। लीजिए, ए और सी का सम्मिलन हो गया, ये मिल गए। मिलने के बाद इनको लगा यार मैं तो पूरा ही नहीं हूं, तब इन्होंने सोचा यार मुझे कुछ चाहिए, और ब्रह्मांड में कितनी चीज़ें हैं, मुझे वो सारी चीज़ें चाहिए। तब इनकी नज़र पड़ी इस ब्रह्मांड पे जो बनाया है इन लोगों ने, है ना, इस ब्रह्मांड में पड़ी। ये है ब्रह्मांड, ये है ब्रह्मांड। इसमें देखा जाए तो ए यूनियन सी, ये दोनों मिलके तो काफ़ी चीज़ें इनके पास है। इनके पास 1 है, इनके पास 2 है, इनके पास 3 है, इनके पास 4 भी है, इनके पास 5 भी है, इनके पास 6 भी है। कमी सिर्फ 3 गुणों की थी, जो है 7 8 9। तो हम कहेंगे 7 8 9 इन्होंने उठा लिया और ये हो गए पूरक, पूरे हो गए। बस सिंपल सी टॉपिक थी, इसमें कुछ तामझाम था नहीं। तो मुझे लगता है ये भी तुम्हारा क्लियर हो गया। इसको मैं इरेज करता हूँ, आपके दिमाग के लिए थोड़ा और बेहतर होगा ताकि आप क्लियरिटी से समझ पाएँ। मैं कहूँगा ये चौथा क्या है, आप वीडियो रोक के खुद से कर सकते हैं, नहीं ज़रूरत पड़ेगी आपको मेरी, आप वीडियो रोक के इसको कर सकते हैं। कोशिश करिए ज़्यादातर प्रश्नों को अपने आप करिए, ये ज़रूरी नहीं है कि इस वीडियो को देखकर ही आप इसको सॉल्व करें, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। ए
यूनियन बी का हमें पूरक निकालना है, तो हम सबसे पहले ए यूनियन बी निकालते हैं ना भाई। सबसे पहले क्या निकालते हैं, ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए यूनियन बी निकालने के लिए सबसे पहले अपने पास क्या क्या जरूरी है, ए और बी को मिलाप कराना है, सम्मिलन निकालना है। तो हम कहेंगे देखो, एक लिखेंगे, दो इसके पास, दो इसके पास, दो लिखेंगे, तीन लिखेंगे, चार इसके पास, चार इसके पास, चार भी लिखेंगे, छः भी लिखेंगे, आठ भी लिखेंगे। कुल मिला के एलसीएम वाला तरीका इसमें अपनाना रहता है, ठीक है। अब तुम्हें इसका पूरक निकालना है, तो ए यूनियन बी का हम क्या कर देंगे, पूरक निकाल लेंगे। पूरक निकालने के लिए क्या करते हैं, चले जाते हैं ब्रह्मांड में घूमने। ब्रह्मांड में घूमने चले जाते हैं अपन। जैसे ब्रह्मांड में जाते हैं हम क्या देखते हैं कि भाई हमारे पास एक था, नहीं उठाएंगे, दो हमारे पास है, नहीं उठाएंगे, तीन भी हमारे पास है, नहीं उठाएंगे, चार भी हमारे पास है, नहीं उठाएंगे, छः भी हमारे पास है, नहीं उठाएंगे, आठ भी अपने पास है, नहीं उठाएंगे। तो अपने पास कमी क्या क्या थी जो मिलने के बाद हम पूरे हो जाएंगे। पूरे होने के लिए हमें चाहिए 5, 7 और 9। तो हम कहेंगे 5, 7 और 9 उठाएंगे और ये मेरा पूरक हो गया। कोई दिक्कत है ना, है दिक्कत किसी को? अरे काहे दिक्कत होगी, मुझे तो नहीं लगता भाई तुम्हें कोई दिक्कत होगी। अगर तुम आराम से इसको देख रहे हो, समझ रहे हो, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम उठा रहे हैं 5वां नंबर। 5वां है ए पूरक का भी पूरक है, पूरक का भी पूरक। अरे पूरक तो निकाल रखा है ना, पूरक तो अपने निकाल रखा है ना। तो हम कहेंगे पहले तो ए पूरक का पूरक निकालने के लिए हम कहेंगे सबसे पहले हमें ए पूरक पता होना चाहिए। ए पूरक अपने पास क्या होगा कि ए के पास जो जो अवयव हैं उन्हें छोड़ के सारी चीज़ें लिखनी। तो देखो, एक अपने पास है, नहीं लिखेंगे, दो अपने पास है, नहीं लिखेंगे, तीन अपने पास है, नहीं लिखेंगे, चार अपने पास है, नहीं लिखेंगे, बचा क्या, 5, 6, 7, 8, 9। तो हम कहेंगे 5, 6, 7, 8, 9। ये तो अपने पास ए का पूरक हुआ। अब पूरक का भी पूरक निकालना है, मतलब ए डैश का भी हमें क्या निकालना है, डैश निकालना है। लीजिए, अब हम कहेंगे 5, 6, 7, 8, 9 को छोड़ना है। यूनिवर्सल में फिर से जाएंगे, यूनिवर्सल में फिर से जाएंगे, फिर से गए तब पता चला, देखो यूनिवर्सल में गए तो पता चला न 5 लिखना है, न 6 लिखना है, न 7 लिखना है, न 8 लिखना है, न 9 लिखना है। तब क्या लिखना है, तो लिखना है 1, 2, 3, 4। लीजिए, पूरक का पूरक निकाल लिया। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है? नहीं है भाई, नहीं है। दिक्कत काहे होगी? उम्मीद करता हूँ आपको ये 5 तक समझ में आया होगा। छठवां देखते हैं, छठवां बी माइनस सी का पूरक निकालना है। हम कहेंगे पहले बी माइनस सी तो निकालो भाई। तो बी माइनस सी निकालते हैं पहले। हमें निकालना है छठवें में बी माइनस सी का पूरक। इसके लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा बी माइनस सी। क्या निकालना पड़ेगा, बी माइनस सी। तो देखो, हम कहेंगे सबसे पहली बात हमारी क्या होनी चाहिए कि इस बी में से इस सी को घटाओ। क्या क्या घटाएंगे, देखो बी के पास 2 है, इसके पास नहीं है। ये क्या क्या डैमेज कर सकता है बी के कितने अवयवों को? देखो ये वाला 4 इस 4 को खत्म कर देगा बिल्कुल पूरी तरह से। आप कहेंगे बिल्कुल। ये वाला 6 इस 6 को पूरी तरह से खत्म कर देगा। तो बी माइनस सी बचा क्या, बी में से सी ने अपने 2 अवयव निकाल लिए, 4 और 6, तो बचा क्या, 2 और 8। तो हम कहेंगे भाई बी माइनस सी बचा है 2 और 8। तो हम कहेंगे ये बचा 2 और 8। लीजिए, अब b माइनस सी का हमें क्या निकालना है, पूरक निकालना है। पूरक निकालने के लिए हम कहेंगे 2 और 8 को नहीं उठाएंगे, उस ब्रह्मांड में से 2 और 8 को नहीं उठाएंगे, ना 2 को उठाएंगे ना 8 को उठाएंगे। तो उठाएंगे क्या, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, है ना, यही तो उठाएंगे। तो हम कहेंगे 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9। लीजिए, हो गया आंसर, हो गया ना, सिंपल सा था कि नहीं, बिल्कुल सिंपल था। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा लिखा है इफ यू, यू मतलब यूनिवर्सल है ना,
यानी कि यदि यूनिवर्सल सेट है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। पूरक मतलब डैश, पूरक मतलब डैश। तो हम कहेंगे ए का हमें पूरक ज्ञात करना है। ए का हमें क्या ज्ञात करना है? पूरक। पूरक मतलब ए के पास क्या क्या कमी है, तो हम कहेंगे इसके पास ए है तो इसमें से ए नहीं उठाएंगे, इसके पास बी है तो इसके में से बी नहीं उठाएंगे, इसके पास सी है तो सी भी नहीं उठाएंगे। उठाएंगे क्या? कमी क्या क्या है? डी की कमी है, ई की कमी है, एफ की कमी है, जी की कमी है और एच की कमी है। इतनी चीजें उठाएंगे तो ये पूरा हो जाएगा हमारा ए। इसके संसार में इसकी कोई कमी ही नहीं रह जाएगी। ये संसार में सबसे महान व्यक्ति हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो कमी थी वो भी इसने ब्रह्मांड से उठा ली। ए बी सी तो था ही, उसके अलावा डी ई एफ जी एच भी ब्रह्मांड से उठा लिया, और ब्रह्मांड में इतनी सारी चीजें थी ही, तो कोई कमी ही नहीं रही। लीजिए दूसरा देखो, दूसरा हम कहेंगे दूसरा हमें बी डैश निकालना पड़ेगा, बी का पूरक। तो डी ई एफ जी हमें नहीं उठाना है, हम कहेंगे कि अपने को न, इसमें डी है तो काहे उठाएंगे? जो इसके पास है वो क्यों उठाएंगे? ई भी नहीं उठाएंगे, एफ भी नहीं उठाएंगे, जी भी नहीं उठाएंगे। जो जो इसके पास नहीं है बी के पास वही उठा लेंगे। ए नहीं था, बी नहीं था, सी नहीं था, एच नहीं था। इतनी चीज जैसे इसमें से उठाएंगे ये ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा। इसके पास कुछ कमी नहीं रह जाएगी, ये पूरक हो जाएगा। चलिए हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। हमें सॉल्व करना है इसका तीसरा। हमें तीसरे में सी का पूरक निकालना है। जब सी का पूरक निकालना है अपने को, तो सी के पास जो जो है वो यूनिवर्सल में से नहीं उठाएंगे, है ना, इसमें से नहीं उठाएंगे। क्यों उठाएंगे? तो बचा क्या अपने पास? बी बचा, डी बचा, एफ बचा, एच बचा। बी बचा, डी बचा, एफ बचा, एच बचा। यही तो, ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया उसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर, है ना। सिंपल सा तो है। चौथा देख लेते हैं यहाँ पे। चौथा में अपने को डी का पूरक निकालना है। किसका पूरक निकालना है? डी का पूरक निकालना। तो हम कहेंगे डी का पूरक मतलब डी डैश। क्या होगा? डी के पास एफ है तो एफ नहीं उठाएगा, जी भी है तो जी भी नहीं उठाएगा, एच है तो एच नहीं उठाएगा, ए है तो ए नहीं उठाएगा। बचा क्या? बी सी डी ई, यही बचा, यही उठा लेगा। बी सी डी ई, इसके पास ये कमी थी, ये उठा के ये पूरा हो गया। सिंपल सा सवाल था। लीजिए भाई, चलो आगे चलते हैं। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। प्राकृतिक संख्याएं अपने पास है, प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, अनंत तक जाती है। तो हम कहेंगे ठीक है, हमें पूरक लिखना। एक प्राकृत सम संख्या है। अब देखो अपने पास है प्राकृतिक संख्या। यूनिवर्सल सेट में क्या है अपने पास? यूनिवर्सल सेट में अपने पास है प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, कुछ इस तरह से चलती चली जा रही है। यानी कि हम कह सकते हैं नेचुरल, n बिलोंग्स टू n। ठीक है, जो नंबर्स है वो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। ये चीज हमें समझनी है। तो हम कहेंगे भाई पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, पहले का अगर हमें उत्तर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे देखो, x एक प्राकृत सम संख्या है। पहले में हम कहेंगे ये तो प्राकृत सम संख्या है। प्राकृत सम संख्या मतलब क्या? सम संख्या इसके पास है ही, तो सम संख्या है तो उठाना क्या है इसको? इसको तो विषम संख्या उठानी है। तो हम कहेंगे ये होगा प्राकृत विषम संख्या। प्राकृत विषम संख्या। लो हो गया पहले का उत्तर। क्या किसी को दिक्कत है? हम कहेंगे सम संख्या इसके पास है, इसके पास सम संख्या है तो विषम ही तो बच रही है, सम को छोड़ के विषम को ये उठा लेगा, बस सिंपल सी बात है। दूसरे का उत्तर क्या होगा? एक प्राकृत विषम संख्या है, तो ये विषम संख्या है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सम संख्या उठा लेंगे। सम संख्या चाहिए होगी, बस ये पूरक हो जाएगा। विषम है तो सम चाहिए, सम है तो विषम चाहिए, पूरक होने के लिए यही तो चाहिए। तीसरा, x इस प्रकार है कि x संख्या 3 का एक धन गुणज है। 3 का एक धन गुणज है मतलब
3 का धन गुणज मतलब समझ रहे हो कि 3 के पहाड़े में जो जो गिनती आ रही है उसको छोड़ के बाकी सब उठा लेंगे। 3 के पहाड़े में जो जो आ रहे हैं उसको छोड़ के बाकी सब उठा लेंगे। तो हम कहेंगे भाई तीसरे का जो आंसर होगा वो क्या होगा कि 3 का एक धन गुणज है, मतलब ये कि ये जो उठाएगा वो कहेगा 3 का धन गुणज नहीं है, धन गुणज नहीं है। ठीक ठीक, जहां पे n जो है वो बिलोंग्स टू किससे है, n से। बस मतलब ये प्राकृतिक संख्या तो है, हम ये कहेंगे कि x इस प्रकार है कि x बराबर 3 का धन गुणज नहीं है और n बिलोंग्स टू n है, यानी प्राकृतिक संख्या सारी रहेगी लेकिन बस 3 के पहाड़े में जो जो आ रहा है वो नहीं रहेगा। बस इतनी सी बात है, तीसरे का आंसर हो गया। आप कुछ भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 4 5 7 8 10 11 13, कुछ इस तरह से लिख सकते हो, पैटर्न बन जाएगा। आप जान जाएंगे कि इसमें 3 के पहाड़े में जो जो आ रहा है उसे नहीं लिखा गया है। ऐसे भी लिख सकते हो या करके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला दूसरा तीसरा हमने कर लिया। चौथा है x इस प्रकार है कि x एक अभाज्य संख्या है, x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को छोड़ के बाकी सारी संख्याएं हमें जरूरत है, क्योंकि अभाज्य संख्या इसके पास है। तो चौथे में अभाज्य संख्या इसके पास है, तो हम कहेंगे x इस प्रकार है। ऐसे नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, हम कहेंगे इसके पास देखो x एक अभाज्य संख्या है, तो हम कहेंगे कि x इस प्रकार है कि x एक भाज्य संख्या है ना, भाज्य संख्या है। और क्या, अभाज्य संख्या इसके पास है तो इसको भाज्य संख्या ही तो चाहिए, जहां n बिलोंग्स टू n है, मतलब n मतलब प्राकृतिक संख्या। ये जो नंबर्स हैं ये प्राकृतिक संख्या है, जिसमें से हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्या को छोड़ के भाज्य संख्याओं को उठा लेंगे। या फिर यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि x एक अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं भी लिख सकते हो, और या फिर भाज्य संख्या है लिख सकते हो, है ना, दोनों लिख सकते हो। चाहे लिख दो अभाज्य संख्या नहीं है, चाहे लिख दो भाज्य संख्या है, बस इतनी सी बात। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। छोटा सा है, 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या। 3 5 से कौन संख्या विभाजित होगी, 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या। सिर्फ 3 से विभाजित होने वाली नहीं, सिर्फ 5 से विभाजित होने वाली नहीं, ऐसी संख्या जो 3 और 5 दोनों से विभाजित हो। मतलब कुल मिला के ऐसी संख्या 3 गुणे 5 यानी 15 से जो विभाजित हो। सिर्फ 3 से विभाजित नहीं कह रहा है ये, 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या कौन हो सकती है, जो 15 से विभाजित होगी वो 3 और 5 दोनों से विभाजित होगी। तो हम कहेंगे भाई 5वां नंबर में हम कहेंगे x एक ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है जो 15 से विभाजित, 15 से विभाजित, ये विभाजित होने वाली इसके पास है, तो 15 से विभाजित नहीं होती है। ठीक, फिर लिख देंगे x बिलोंग्स टू n। x किससे बिलोंग कर रहा है, n से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या से बिलोंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी संख्या या x बराबर 15 लिख दो जो विभाजित नहीं होगी, 15 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, ऐसी संख्या उठानी जो 15 से विभाजित ना हो, क्योंकि ये विभाजित होने वाली इसके पास है, तो हमें चाहिए जो विभाजित ना होती हो, तो ये इसका पूरक हो जाएगी। बस सिंपल सा बात है। हम कहेंगे x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। x कैसी संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमें कौन सी संख्या चाहिए भाई, हमें वो संख्या चाहिए जो पूर्ण वर्ग ना हो। x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक, ये पूर्ण वर्ग संख्या इसके पास है, तो हमें ऐसी संख्या चाहिए होगी जो पूर्ण वर्ग नहीं। ये अपने आप रुक जाता है, थोड़ा हीट हो जाता है, तो है ना, गरीबी में ऐसी चीजें होती रहती है, आप समझ जाइएगा। हमने कहा ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या इसके पास है, तो हमें ऐसी संख्या चाहिए जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो बस ये इसका पूरक हो गया। सिंपल सी तो बात थी मेरे भाई, सिंपल सी ही तो बात थी। हम कहेंगे ठीक है, सिंपल सी बात थी, तो एक काम करते हैं, इसके हम
ये जितने भी उत्तर हैं इन सबको ले चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे रख देते हैं, क्योंकि यार ये ठीक रहेगा, यहाँ जगह खाली हो जाएगी, है ना। अपने पास जगह खाली हो गई, मैं एक्स्ट्रा चीज़ें इरेज कर दे रहा हूँ ताकि ये समस्या से हमें मुक्ति मिले। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इन सबको इकट्ठा यहाँ कर दे रहा हूँ, इन सबको इकट्ठा कर दे रहा हूँ। ठीक, लीजिए, इनको यहाँ कर दिया और थोड़ा छोटा भी कर दे रहा हूँ। ये वैसे इसकी ज़रूरत अगर आपको पड़ेगी तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं सभी उत्तरों का। यहाँ मैंने थोड़ा सा इसको जो है थोड़ा मैंने वो कर दिया यार, लीजिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा यहाँ कर देता हूँ। ये 6वां नंबर है, 5वां शायद मैंने वहीं बता दिया था, नहीं 5वां तो ये है अपने पास, इसमें कहा गया है x एक संख्या है, इस चीज को मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ ही गई होगी। तो मैं चलता हूँ उस पे, ठीक है, यहाँ पे। यहाँ मैंने कहा कितने प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए, ये पूर्ण वर्ग तक हमने सॉल्व कर लिया है, तो 6 तक हमने सॉल्व कर लिया इसको, है ना। अब अपने को क्या सॉल्व करना है, 7वां प्रश्न। x इस प्रकार है कि x एक पूर्ण घन संख्या है, तो हम कहेंगे इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर यही होगा कि x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है ना, पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो सिंपल सी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसके पास यहाँ पे थोड़ा एक काम और करना है अपने को, यहाँ ये लिख दिया करो कि x जो है वो नहीं, x नहीं या कुछ भी लिख दो, x बिलोंग्स टू n, ठीक है, चाहे n बिलोंग्स टू n, ये प्राकृतिक संख्या से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये आप समझ पाए कि इसमें पूर्ण घन संख्या नहीं उठानी है, क्योंकि पूर्ण घन तो इसके पास है ही, जो पहले से है, तो पूरक होने के लिए उसे उठाना है जो है ही नहीं, उसी को उठाने लेना। तो हम कह देंगे पूर्ण घन संख्या नहीं है जो, उसको उठा लेंगे, तो ये हमारा आराम से आंसर हो जाएगा, सिंपल सा है। हम कहेंगे लो भाई इसको देखो, 8वां, x इस प्रकार है कि x + 5 = 8 है, तो हम कहेंगे 8वें को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। हम कहेंगे देखो x + 5 बराबर अपने पास कितना है, 8 है, तो अगर मैं इसको थोड़ा और सही रूप में लिखूं तो ये +5 उस पार जाएगा तो -5 होगा, यानी x = 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। तो इसका मतलब सीधा सीधा है अपने पास x = 3 है, अपने पास x = 3 है, तो अपने को क्या चाहिए, जब 3 है तो अपने को ऐसी संख्या चाहिए कि x = 3, x बराबर नहीं होना चाहिए 3 के, क्योंकि 3 अपने पास पहले से है। तो हम कहेंगे भाई तब, तो हम कहेंगे x बिलोंग्स टू n रहेगा, x n से बिलोंग करेगा, प्राकृतिक नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्या से बिलोंग करेगा, संबंध रखेगा, लेकिन 3 को नहीं लेगा क्योंकि 3 इसके पास पहले से है। पूरक में क्या चाहिए, जो नहीं है उसे उठाना है बस, पूरक होने के लिए जो अपने पास नहीं है उसे उठाना है बस, है ना। नहीं अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, नहीं चलाएंगे, अब कहाँ टाइम बचेगा। ठीक, तो अपने पास ये बात हो गई क्लियर कि ये जो अपना क्वेश्चन था ये भी 7वां 8वां सब क्लियर हो गया। 9वें पे चलते हैं। 9वां भी सिंपल सा है, ये अगर आप समझ गए पूरक क्या होता है तो आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। 9वां में हमने क्या सीखा, क्या सीखना है कि देखो 2x + 5 जो है वो बराबर है किसके, 9 के, यही तो है। तो हम कहेंगे इसको उधर भेज देंगे तो 2x = 9 - 5 होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2x = 4 होगा और 2 दूनी 4, यानी कि x बराबर कितना, 2। इसने कहा x अपने पास 2 है, जब x 2 है इसका मतलब हमें 2 नहीं चाहिए, 2 अपने पास है, तो हम कहेंगे फिर क्या चाहिए, x = not 2, x जो है वो 2 के बराबर नहीं हो और x बिलोंग किससे करेगा, प्राकृतिक संख्या से बिलोंग करेगा, लेकिन 2 नहीं चाहिए, 2 है इसके पास, जो है उसे नहीं चाहिए, जो नहीं है वो सब कुछ चाहिए। ठीक है, तो ये भी हो गया। इसको देखते हैं 10वां, x जो है वो क्या है, 7 से बड़ा है और 7 के बराबर है, तो हम कहेंगे इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि 7 से बड़ी संख्या अपने पास है और 7 के बराबर भी है, तो अपने को चाहिए 7 से छोटी संख्या, अपने को क्या चाहिए, 7 से छोटी संख्या।
तो 7 से छोटी संख्या वो भी प्राकृतिक क्या क्या होगी, यहाँ लिख देंगे x बिलोंग्स टू n, इतने पे इसको खत्म कर सकते हैं, या फिर 7 से छोटी संख्या लिख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 7 से छोटी संख्या है जो बिलोंग कर रही है प्राकृतिक संख्या से, प्राकृतिक संख्या भी है 7 से छोटी भी है, तो ये भी अपना हो गया। अब 11वां क्या है, x बिलोंग्स टू n और 2x प्लस 1 जो है वो बड़ा है किससे, 10 से। तो मैं कह रहा हूँ भाई इसको इधर कर लेता हूँ, 11वें को मैं यहाँ कर लेता हूँ, क्या लिखा है, x बिलोंग्स टू n और 2x प्लस 1 बड़ा है 10 से, 2x प्लस 1 जो है वो बड़ा है किससे, 10 से। तो हम कहेंगे अगर मैं 2x अगर उधर भेज दूं, है ना, 10 ये प्लस 1 है, उधर जाएगा -1, तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, यानी x बड़ा है 9/2, मतलब 2 चौके 8, 4.5 से। x बड़ा है किससे, 4.5 से। 4.5 से बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होगी, 5 होगी, 6 होगी, है ना। x 4.5 से बड़ी वाली है तो हमें चाहिए छोटी वाली, 4.5 से छोटी वाली चाहिए, क्योंकि बड़ी वाली तो इसके पास है, 4.5 से बड़ी वाली संख्या सब इसके पास है, तो पूरक में अपने को चाहिए इससे छोटी संख्या, यानी कि 4, यानी कि 3, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 1 2 3 4, ये हो जाएगा इसका पूरक। ठीक है, 4 से छोटी संख्या चाहिए क्योंकि बड़ी वाली इसके पास है, ये इसका पूरक होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम बड़े सिंपल तरीके से चौथे पे। यदि u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और a बराबर इतना और b बराबर इतना, तो सत्यापित कीजिए कि a यूनियन b का जो पूरक है वो बराबर है a का पूरक और इंटरसेक्शन b का पूरक। इसको चेक करना है हमें। तो हम कहेंगे देखो हल, सबसे पहले हम कहेंगे पहले को सॉल्व करने के लिए हम कहेंगे देखो a यूनियन b को हम पहले निकालेंगे, तब इसका पूरक करेंगे। ए यूनियन बी मतलब इसका सम्मिलन निकालना है, जो दोनों में मेल मिलाप कराना है ए और बी का। तो हम कहेंगे देखो 2 इसमें है 2 इसमें है, तो लिख लेंगे, 4 भी लिखेंगे 3 भी लिखेंगे, 3 लिखेंगे 4 लिखेंगे 5 लिखेंगे 6 लिखेंगे 7 भी लिखेंगे और 8 भी लिखेंगे। ये हो गया ए यूनियन बी, यानी इसका सम्मिलन। अब इसका हमें पूरक निकालना है, ए यूनियन बी का क्या निकालना है, पूरक निकालना है। पूरक निकालेंगे यानी जो इसके पास कमियां हैं उसे उठाएंगे। ये इतना इसके पास है, जो इसके पास है वो क्यों उठाएगा, ये ब्रह्मांड में अगर सारी चीजें हैं तो हम ये चीज नहीं उठाएंगे। भाई बहुत गर्मी है, हम कह रहे हैं हम वो चीज नहीं उठाएंगे जो हमारे पास है, अपने पास ये सब है तो काहे का उठाना है ये सब। 2 इसके पास है तो ये ब्रह्मांड है, यूनिवर्सल है, इसमें से 2 नहीं उठाएंगे। 3 भी है तो 3 भी नहीं उठाएंगे, 4 है तो 4 भी नहीं उठाएंगे, 5 है तो 5 नहीं उठाएंगे, 6 भी नहीं उठाएंगे, 7 भी नहीं उठाएंगे, 8 भी नहीं उठाएंगे। तो ब्रह्मांड में क्या बचा, ब्रह्मांड से हम 1 उठा लेंगे और 9 उठा लेंगे। ये हो गया ए यूनियन बी का पूरक। ठीक है, अब हम कह रहे हैं भाई ए का पूरक और बी का पूरक निकाल के उसका हमें इंटरसेक्शन निकालना है, सर्वनिष्ठ निकालना है। तो हम कहेंगे पहले ए का पूरक निकाल लो मेरे भाई। ए का पूरक मतलब क्या, ए के पास जो जो नहीं है वो हम ब्रह्मांड में से उठा लेंगे। ए के पास जो जो नहीं है वो ब्रह्मांड में से उठा लेंगे। ए के पास 2 है तो 2 नहीं उठाया जाएगा। ठीक है, ए के पास 4 है तो 4 नहीं उठाया जाएगा, 6 है तो 6 नहीं उठाया जाएगा, 8 है तो 8 नहीं उठाया जाएगा। तो फिर क्या है भाई, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। इतनी चीजें हैं जो ए के पास नहीं थी, इसने उठा लिया, अब ये पूरक हो गया। इस प्रकार फिर हम बी का भी तो पूरक उठाएंगे, है ना, हमें बी का भी तो पूरक चाहिए। ए का पूरक उठा लिया तो बी का भी तो पूरक चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, अब बी से हम इस ब्रह्मांड में से बी की वो सारी चीजें नहीं उठाएंगे जो कि बी के पास है। हम कहेंगे देखो अपने बी के पास 2 है तो इसमें से 2 नहीं उठाया जाएगा, 3 है तो 3 नहीं उठाया जाएगा, 5 है तो 5 नहीं उठाया जाएगा, 7 है तो 7 भी नहीं उठाया जाएगा। तो क्या उठाया जाएगा, जो बच रहा है वो यूनिवर्सल में से उठा लेंगे। 1 उठाएंगे, 4 उठाएंगे, 6 उठाएंगे,
8 उठाएंगे और 9 उठाएंगे। ये अपन ने उठा लिया इस ब्रह्मांड में से, इस यूनिवर्सल में से। अब ए डैश और बी डैश यानी ए का पूरक और बी का पूरक का हमें क्या निकालना है? इंटरसेक्शन निकालना है। ये वाला तो हमने निकाल लिया, अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है ए डैश और बी डैश का। सर्वनिष्ठ निकालना है। सर्वनिष्ठ में जो दोनों में होता है वही लिखते हैं। दोनों में क्या है? एक इसमें लिख लिया, 9 इसमें 9 इसमें लिख लिया। और कुछ है जो दोनों में हो? तो आप कहेंगे नहीं है। तो हम देख रहे हैं इसका और इसका मान क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी का जो, इसको यहाँ नहीं, एक काम करता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक, नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे कि ए यूनियन बी का जो पूरक है वो बराबर आया है किसके? ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक। ये हम कह देंगे सिद्ध हुआ। क्या कह देंगे? सिद्ध हुआ। हमें सत्यापित करना था। ठीक है, सत्यापित हो गया ना, इसका भी 1 9 और इसका भी 1 9। तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं। अगला जो है उस पर मैं एक काम करता हूँ, इस आंसर को, पहले वाले को मैं यहाँ मूव कर देता हूँ दूसरे वाले पे, है ना, यहाँ पे मूव कर देता हूँ। इसके आंसर को मैं ले चलता हूँ नेक्स्ट पेज पे, ताकि हम दूसरे को सॉल्व कर पाए। ठीक है, इसको मैं ले चलता हूँ यहाँ पे, यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, ये अपना पहले का आंसर है, इसको मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब हम वहाँ सॉल्व करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, कोई वो नहीं है। ये थोड़ा बड़ा करके इसका स्क्रीनशॉट आपको दिला देता हूँ। ठीक है, चलिए, अगर आपको लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बाकी हम इधर चलते हैं। अब दूसरे प्रश्न को मैं सॉल्व करता हूँ। दूसरे प्रश्न में पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए और बी का सर्वनिष्ठ मान निकालेंगे, फिर उसका हम पूरक निकालेंगे। तो ए और बी का पहले क्या निकालना है अपने को? सर्वनिष्ठ मान निकालना है। तो ए और बी में ऐसा क्या है जो दोनों में हो? ऐसा क्या है जो दोनों में हो? तो हम कहेंगे देखो, 2 इसमें भी 2 इसमें भी। ठीक है, और क्या है? 4 तो नहीं है, 6 तो नहीं है, 8 भी नहीं है। तो एक 2 ही है जो दोनों में था, इसलिए हमने इसको लिख लिया, ये इसका सर्वनिष्ठ मान हो गया। अब इसका हम पूरक करते हैं, इसका हम पूरक निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो इसका पूरक निकालने के लिए हम कहेंगे भाई यूनिवर्सल सेट में से जो सार्वत्रिक समुच्चय है उसमें 2 छोड़ देंगे, बाकी सब उठा लेंगे। 2 को छोड़ दिया क्योंकि 2 इसके पास पहले से था, जो था उसे छोड़ के बाकी क्या क्या उठाएंगे? 1 उठाएंगे, 3 उठाएंगे, 4 उठाएंगे, 5 उठाएंगे, 6 उठाएंगे, 7 उठाएंगे, 8 उठाएंगे और 9 उठाएंगे। क्या किसी को दिक्कत है? नहीं ना। हमने कहा हम इतनी सारी चीजें उठा लिए, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी का पूरक। हम कहेंगे ए का पूरक और बी का पूरक का यूनियन निकालना है, तो पहले ए का पूरक तो निकालो। ए का पूरक मतलब क्या? ए के सारे अवयव हम छोड़ देंगे इस यूनिवर्सल में, बाकी सब उठा लेंगे। तो हम कहेंगे ए पास 2 था, 2 नहीं उठाना है अपने को, 4 नहीं उठाना है अपने को, 6 भी नहीं उठाना है अपने को, 8 भी नहीं उठाना है अपने को। तो उठाना क्या है? उठाना वही है जो यूनिवर्सल में है। ठीक, और ये सारी चीजें छोड़ के तो हम कहेंगे 1 उठाया जाएगा, 3 भी उठाया जाएगा, 5 भी उठाया जाएगा, 7 भी उठाया जाएगा और 9 भी उठाया जाएगा। फिर चलते हैं बी का पूरक निकालते हैं, बाद में इसका यूनियन निकालेंगे, पहले बी का पूरक निकाल लेते हैं। तो हम कहेंगे अब बात हो रही है बी की, बात हो रही है, तो बी के सारे अवयव छोड़कर यूनिवर्सल में से उठाया जाएगा। तो बी के पास देखो 2 है, तो हम कहेंगे 2 नहीं उठाया जाएगा। 3 है तो 3 भी नहीं उठाया जाएगा। 5 है तो 5 भी नहीं उठाएंगे। 7 है तो 7 भी नहीं उठाएंगे। अब उठाएंगे क्या? जो नहीं था। क्या क्या नहीं था? 1, 4, 6, 8 और 9, इतनी चीजें इस बी के पास नहीं थी। अब हम कहेंगे ए का पूरक और बी का पूरक का हम क्या निकालेंगे? यूनियन निकालेंगे, सम्मिलन निकालेंगे। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, इधर कर देता हूँ। चलिए, अब मैं इसका सम्मिलन निकालता हूँ। ए डैश
का सम्मिलन निकालेंगे, ए डैश और बी डैश का सम्मिलन, मतलब जो दोनों में हो या ना हो, एलसीएम वाला तरीका लगाते हैं। तो देखो एक इसमें एक तो लिखेंगे ही, 3 इसमें नहीं है तब भी लिखेंगे, 4 भी लिखेंगे, 5 भी लिखेंगे, 6 भी लिखेंगे, 7 भी लिखेंगे, 8 भी लिखेंगे और 9 भी लिखेंगे। तो हमने कहा हमने सम्मिलन भी कर दिया, इसका मेल मिलाप भी कर दिया। तो हम क्या देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का जो पूरक था वो भी वही आ रहा है, 1 3 4 5 6 7 8 9, और इसका भी यही आ रहा है। तो हमने कहा ये तो सिद्ध हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी का जो पूरक था वो बराबर आ गया ए का पूरक यूनियन बी का पूरक। लीजिए, तो हम कहेंगे ये चीज क्या हो गई, सिद्ध हुआ। ठीक, इतनी चीजें करनी थी। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अब कुछ ज्यादा नहीं है। वेन आरेख और ये बस इतने हैं, 7 प्रश्न है बस। चलिए 5वां पढ़ाना है ना। हाँ, चौथा तो हो गया, 5वां देखना है अपने को। 5वां में क्या है देखो, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त व्यन आरेख खींचिए। तो हम कहेंगे व्यन आरेख खींचना है भाई। तो व्यन आरेख में जानते हैं सबसे पहले का व्यन आरेख कैसे खींचेंगे। तो देखो सबसे पहले का व्यन आरेख कैसे खींचेंगे, तो सबसे पहले का व्यन आरेख खींचेंगे, पहले तो ये सार्वत्रिक समुच्चय बनाएंगे, एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट बनाने के बाद हम कहेंगे ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, 2 चीजें और लेनी है, एक ये और एक बी। तो हम कहेंगे एक तो ए हो गया, एक तो बी हो गया। लीजिए, अपने पास 2 चीजें हो गई, तो इसको यहाँ कर देंगे, इसको भी यहाँ कर देंगे, थोड़ा सा छोटू कर देंगे। चलिए हो गया। ठीक, बस इतनी सारी चीजें करनी थी अपने को। ये हो गया, चलो ठीक है। यहाँ हम कहेंगे ये ए हो गया, यहाँ नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, चल रहा है रिकॉर्डिंग। हाँ, ये हो गया अपना ए और ये हो गया अपना बी। तो अपने को करना है ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, नहीं कॉम्प्लीमेंट, पूरक। तो ए यूनियन बी क्या होगा, सम्मिलन कराना है, मतलब ए और बी जो दोनों में होगा वो उसका सम्मिलन होगा। हम कहेंगे ठीक है, ये दोनों में हो गया तो ये सम्मिलन हो गया। ठीक, उसके अलावा हमें इसके सम्मिलन को छोड़कर और चीजों को उठाना है। नहीं समझे, मैं कह रहा हूं ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए यूनियन बी में वही चीजें होंगे जो ए और बी दोनों में हो या ना हो, सब कुछ मिला के हम कहेंगे ए यूनियन बी में, मतलब ए के भी सारे अवयव और बी के भी सारे अवयव, कुल मिला के ये सारा होगा। ये सारा यहां से यहां तक ये पूरा क्या होगा, ए यूनियन बी होगा। आप समझे कि नहीं, मैंने कहा कि ए और बी को मिला देंगे, पूरे को सम्मिलन कर दिया। ठीक है, ये हमने सम्मिलन कर दिया, लेकिन हमें इसका पूरक चाहिए। पूरक कहाँ से उठाएंगे, इस पूरे ब्रह्मांड में से। तो ब्रह्मांड में से उठाने के लिए हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि इसके पास तो ये सारी चीजें है ही, ए और बी के पास ये सारी चीजें है ही। तो हम क्या क्या उठाएंगे, ब्रह्मांड में जो चीजें छूटी है, ए और बी को मिलाने के बाद जो चीजें छूटी है हम उसे उठा लेंगे। तो ये होगा व्यन आरेख इसका। ठीक है, कि ए और बी के पास जो जो चीजें उसे छोड़कर बाकी ब्रह्मांड में जितनी सारी चीजें हैं वो हम उठाएंगे, बाकी ब्रह्मांड में जितनी सारी चीजें हैं वो हम उठाएंगे। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है कि इसको छोड़ के बाकी सारी चीजें अपने को उठा लेनी है। तो ये हो गया इसका व्यन आरेख, ये इसका व्यन आरेख हो गया। क्या किसी को दिक्कत है, हमने कहा ए और बी को छोड़ देंगे बस, ए और बी को छोड़ देंगे बस, क्योंकि ए और बी का सम्मिलन ये पूरा हो गया और हमें सम्मिलन को छोड़ देना था बस। ये इसका व्यन आरेख हो गया, सम्मिलन को छोड़ के बाकी सारी चीजें यूनिवर्सल सेट में से उठा लेंगे। तो ये हो गया पहले का उत्तर, ये हो गया पहले का उत्तर।
ठीक, तो इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं। ये पहले का हो गया। ठीक है, बात क्लियर है? तो आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। पहले का हो गया। चलिए दूसरे पे चलते हैं। दूसरे पे चलते हैं। दूसरे पे भी यही आकृति हम उठाएंगे। यही आकृति दूसरे पर भी उठाई जाएगी। ठीक है, यही आकृति दूसरे पर भी उठाई जाएगी। हम कहेंगे लीजिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ऐसे। रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ चल रही है। हम कहेंगे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। चलिए भाई, इसको लॉक करो। इसको हम ऐसे बना दिए थोड़ा सा बड़ा, और इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा कर दिए। हम कहेंगे इसका नाम है ए। इसका नाम क्या है? ए। और इसका नाम है बी। क्या ये चीज़ किसी को दिक्कत है? नहीं। हम कहेंगे ए डैश यानी ए का पूरक और बी का पूरक। ए का पूरक क्या होगा? ब्रह्मांड में से ए को छोड़ के बाकी सारी चीजें ए की पूरक होगी, क्योंकि ए के पास इतनी सारी चीजें हैं। और बी का पूरक मतलब बी को छोड़ के बाकी सारी चीजें, है ना। हम कहेंगे ए का पूरक क्या क्या होगा? तो ये पूरा होगा, ये सब होगा ए का पूरक, ये सब होगा ए का पूरक। ए में इतनी सारी चीजें, उसको छोड़ देंगे। बी का पूरक क्या होगा? तो हम कहेंगे बी को छोड़ देंगे भाई। लो, बी को भी छोड़ दिए, बी को भी छोड़ दिए, तो ये सारी चीजें, ये सब ए और बी का पूरक हो गया। अब इनका ए और ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन हमें निकालना है। हम कहेंगे इसका इंटरसेक्शन मतलब ये वाली चीज भी हमें छोड़ देनी है, जो दोनों में हो, दोनों में उसे भी छोड़ देनी। तो बचा क्या? यही तो बचा ब्रह्मांड की सारी चीजें। अगर एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूँ तो आप इसको बड़े अच्छे समझ सकते हैं। कैसे? मैं कहूँगा देखो, अगर सपोज करो यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता 3, 4, 5, और इसके पास होता, एक के पास होता 1, 2, 6, और इसके पास होता 3। ठीक, अगर नहीं 3 नहीं होगा, इसके पास होता 7, कुछ इस तरह से। तो हम कहेंगे देखो अपने पास यूनिवर्सल सेट था क्या क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। अपने पास इतनी सारी चीजें थी, जिसमें से बी के पास था 6 और 7, ए के पास था 1 और 2। तो अगर ए डैश निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट अपने पास क्या क्या था, तो हम कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इतनी सारी चीजें यूनिवर्सल सेट में थी। और अपने पास ए डैश अगर निकालना है तो ए के पास कितना था? अपने पास ए के पास क्या क्या था? तो हम कहेंगे ए के पास था 1, 2 और 6। बी के पास क्या क्या था? तो हम कहेंगे बी के पास था 6 और 7। ठीक, अब हम कहेंगे भाई ए डैश और बी डैश का हमें क्या निकालना है? पूरक। नहीं, ए डैश निकालना है अपने को। तो ए डैश क्या होगा? देखो ए डैश क्या होगा? 1, 2, 6 छोड़ के 1, 2 और 6 छोड़ देंगे तो 3, 4, 5 और 7, 3, 4, 5 और 7, यही तो बचा। देखो 1, 2, 6 को छोड़ दिया तो 3, 4 यही बचा। अब देखो बी पे चलते हैं। बी का डैश क्या होगा? तो हम कहेंगे बी का डैश देखो भाई, 6 और 7 को छोड़ देंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, यही तो है। 1, 2, 3, 4, 5। अगर इसका अगर इंटरसेक्शन निकाला जाए, इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकाला जाए तो क्या होगा भाई साहब? तो हम कहेंगे सिर्फ 5 और 4 और 3, 3, 4, 5 ही तो होगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि 3, 4, 5 कहाँ है? इस ब्रह्मांड में ही तो है। तो सिर्फ इन सबको छोड़ के बाकी ये सारा इसका क्या होगा? ये इसका होगा ग्राफ, व्यन आरेख। ये इसका क्या होगा? व्यन आरेख, जो कि मैंने अभी आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझाया होगा कि इन सब को छोड़ के बाकी इन सबको, एक उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो ए डैश और बी डैश का पूरक और उसका कॉम्प्लीमेंट यानी उसका इंटरसेक्शन
लेकर अगर देखा जाए, सबको छोड़ा जाए तो सिर्फ यूनिवर्सल ही तो बच रहा है। तो हम कहेंगे बस सिंपल सा है, उदाहरण के तौर पे हम समझ गए, तो हम इसका एक चित्र आराम से ऐसे बना देते हैं। ये हो गया इसका चित्र, ठीक है। अगर मैं इसको पेंट करूं इसके भाग को, तो मैं कहूँगा लो ये हो गया इसका वेन आरेख हो गया ये, ठीक। ये ए है, मैं लिख दे रहा हूँ, ये वाला ए है और ये वाला बी है। ए और बी में हमें नहीं जाना है क्योंकि इसका हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसका आरेख खींचना है। लीजिए, चलिए हो गया ये। इसको भी मैं छोटा कर दे रहा हूँ, इसको भी मैं क्या कर दे रहा हूँ, छोटा कर दे रहा हूँ। पहले इस चीज़ को हम नहीं, इसको छोटा करेंगे, इसको लॉक है क्या ये? नहीं हो सकता, चलो इसको ऐसे छोड़ देते हैं। हो सकता है लेकिन ये गलती से लॉक हो गया था ये वाला पार्ट, और इस पर क्लिक नहीं हो रहा, छोड़ दीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, है ना। चलो अब इस पर चलते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का पूरक, ए इंटरसेक्शन बी का पूरक यानी तीसरा। हम कहेंगे अपने पास चित्र तो वही रहेगा, चित्र तो अपने पास वही रहेगा। ये अपने पास हो गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। और ये वाला, ये ए हो गया, ये बी हो गया। चलो अब इसको क्या करता हूँ मैं, थोड़ा इधर कर देता हूँ, थोड़ा इधर कर देता हूँ। बस यहाँ पे हम कहेंगे ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला यूनिवर्सल सेट है, ये वाला यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। चल तो रही है रिकॉर्डिंग अभी। अब इसमें देखो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला पार्ट, और इसका हमें क्या निकालना है, डैश निकालना है। इस वाले पार्ट का हमें क्या निकालना है, पूरक निकालना है। तो इसका पूरक क्या होगा जानते हैं, इस पूरे का पूरक क्या होगा, इसको तो निकाल लिया, अब इसको छोड़ के बाकी सारी चीजें हमें पेंट करनी है। इसको छोड़ के बाकी सारी चीजें हमें पेंट करनी, ये इसका क्या है, पूरक है, ये इसका क्या है, पूरक है। ए इंटरसेक्शन बी, ये है ए इंटरसेक्शन बी, और इसका पूरक निकालने के लिए हमें पूरी दुनिया को पेंट करना है, लेकिन इसको छोड़ देना है। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, यही करते हैं, पूरी दुनिया को पेंट करेंगे लेकिन इसको छोड़ देंगे। पूरी दुनिया को पेंट कर दो लेकिन इसको छोड़ दो, इसको कुछ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, और सब कुछ करो लेकिन इसे छोड़ दो। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के बाकी सारा पार्ट हमें क्या करना है, छायांकित कर देना है। मतलब ये पूरा जो छायांकित भाग है ये सारा इसका वेन आरेख है, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए, थोड़ा सा इसको छोटा कर दो। चलिए समझ में आ रहा है, हमने ये बीच वाला पार्ट इसका छोड़ दिया है। अब ए इंटरसेक्शन ए का पूरक और बी का पूरक का हमें क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, ठीक है। इसके बाद 2 प्रश्न बचेंगे, चौथे को सॉल्व करते हैं। हमने कहा इसका भी तो हमें वही चित्र बनाना है, चित्र तो अपने पास वही है, चित्र तो अपने पास यही है कि हम सबसे पहले ये बनाएंगे और इसमें भी हम ये बनाएंगे। ये लीजिए, एक ये ए हो गया और एक बी हो गया। अब लो, अब क्या करना है अपने को, इसको इधर खिसका दो थोड़ा सा छोटा करके, इसको इधर ले आओ, लीजिए। बस हम कहेंगे यहाँ पे अपना है ए, यहाँ ए, इस गोले का नाम बी, इसका नाम है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये चौथा है। हम कहेंगे ए का पूरक, ए का पूरक, चलिए ये अपने आप रुक गया था, आपने ये अभी हमने कुछ किया नहीं इसमें। हमने कहा ए का पूरक ये पूरा ब्रह्मांड होगा ये सब, बस हमें ए को छोड़ देना है, मतलब हमें ए को छोड़ देना है, बाकी सबको उठा लेना है, ठीक है। ये बात हो गया, इसका पूरक हो गया।
बी का पूरक मतलब बी को छोड़ देना है, बाकी सबको उठा लेना है। तो कुल मिला के हमें इन सबको उठा लेना है। अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है, हमें इन सबको उठा लेना है, लेकिन ए और बी को क्या कर देना है, अपने को छोड़ देना है। अब हमने ए का पूरक उठाया तो ये पूरा पार्ट हुआ, बी का पूरक उठाया तो ये पूरा पार्ट हुआ, ए और बी हमने छोड़ दिया। अब इसका यूनियन उठाएंगे, ए डैश और बी डैश का यूनियन उठाएंगे, मतलब ये सारा पार्ट उठा लिया। ए डैश और बी डैश का अगर यूनियन उठाएं, एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये मैं कह रहा हूं एक उदाहरण के तौर पर अगर इसको मैं समझाऊं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, तो मैं उदाहरण लेकर समझा रहा हूं, ठीक है। यहाँ हो गया ए, यहाँ हो गया बी। हम उदाहरण से इसको समझा रहे हैं, बढ़िया से समझ में आएगा। हमने कहा एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जो है ए बी, ठीक है। ये अपने पास एक यूनिवर्सल सेट है। हमने कहा अपने पास ए जो है वो है ए और बी जो है वो है सिर्फ बी, ठीक। ये अपना है, ये यूनिवर्सल सेट है, हम कहेंगे ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल में एक चीज और जोड़ देते हैं सी, तो हम कहेंगे ये ए हो गया, ये बी हो गया, और एक काम करते हैं इसमें एक चीज और ऐड करते हैं, ए और हम कहेंगे ए और सी इसमें ऐड कर दिया, और इसमें एक चीज और मैं ऐड करूंगा जिसका नाम है डी, ठीक है। तो अपने पास इतनी चीजें हैं, तो हम कहेंगे देखो भाई, इसमें हमने कहा इसमें हम बी और सी को ऐड कर रहे हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम कहेंगे देखो यहाँ ए हो गया, सी दोनों में, तो यहाँ लिख देंगे ए हो गया, बी हो गया, सी दोनों में है, बचा क्या, डी बच गया, कहीं और लिख देंगे। ये एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। उस हिसाब से देखा जाए तो ए का पूरक क्या होगा, ए का पूरक क्या होगा, तो ए का पूरक होगा बी सी डी। क्या होगा, बी नहीं, ए और सी को ये उठाएगा ही नहीं, फिर बी और डी को उठाएगा, बी और डी ए का पूरक हुआ। और बी का पूरक क्या होगा, आप कहेंगे बी का पूरक होगा, बी और सी को छोड़ के उठाना है ए और डी को, हमने कहा ए और डी को उठा लिया, ठीक है। ए और डी को उठा लिया, हमें इसका सम्मिलन ज्ञात करना है, मतलब सम्मिलन मतलब समझ रहे हो, इसका सब कुछ मिला देना। तो हम कहेंगे ए भी मिलाएंगे, बी भी मिलाएंगे, दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे। तो हम कहेंगे अगर इसका पूरक देखेंगे तो हम कहेंगे ए बी और डी इसका सम्मिलन होगा, ए बी और डी इसका सम्मिलन होगा, है ना, ए बी और डी। एक बार देखते हैं, ए का पूरक होगा, ए छोड़ेंगे सी बी और डी उठाए, बी का पूरक में बी और सी छोड़ेंगे तो ए और डी उठाएंगे। हाँ, तो अगर इसका हमें सम्मिलन निकालना हो तो हम कहेंगे ए बी डी, सम्मिलन क्या होगा इसका, ए बी और डी, ठीक है। ए बी और डी हमें इसमें पेंट करना है। कहाँ कहाँ है ए और बी और डी, तो हम कहेंगे भाई ए वाला पार्ट पेंट करना है अपने को, बी वाला पार्ट अपने को पेंट करना है, और डी वाला पार्ट अपने को पेंट करना है। कुल मिला के अपने को ये सारी चीज पेंट करनी है, बस सी को छोड़ देना है। किसको छोड़ देना है, सी को। तो हमने कहा सिर्फ ये बीच वाला पार्ट छोड़ा जा रहा है इसमें, तो सीधा सीधा मतलब यही है कि हम इसको समझ चुके हैं। तो एक बार हम सिर्फ अगर इसको चित्र के हिसाब से आपको बताएं तो चित्र के हिसाब से आप इसको बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि हमने बस कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ इतनी सारी चीज़ें की, एक उदाहरण लिया और आपको समझाया। तो ए और बी में हम देख रहे हैं कि ये बीच वाला पार्ट इसका छूट रहा है, ठीक है। तो बीच वाला पार्ट छूट रहा है, तो इसको ऐसे हम पूरा पेंट कर देंगे। लीजिए, ये हो गया इसका। ये हो गया इसका। चलिए इसका वेन आरेख भी खींचना आप लोग जान गए। हो सकता है इसमें कुछ हुई हो मिस्टेक, आप ध्यान रखिएगा कुछ चीज़ें, अगर आप ध्यान रखिएगा, अगर हुई होगी कुछ मिस्टेक तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम ऐसे इसका एक उदाहरण से समझ सकते हैं। बाकी वेन आरेख आप दर्शाना जान गए होंगे, ठीक है, कि ए और बी का, ए का पूरक हमें पूरे ब्रह्मांड से लेना है, बी का पूरक पूरे ब्रह्मांड से लेना है। यूनियन निकालेंगे तो यूनियन में हम ए और बी का ही पूरक निकालेंगे, तो पता चला कि सिर्फ सी ही छूट रहा है, बाकी सारी चीज़ें हमें उठा लेनी। तो ए और बी और डी जो हमें था ये हमने बाहर से उठा लिया।
नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कुछ बड़ी बात नहीं थी, सिंपल सा सवाल था। आपने ये सारी चीज़ें सीख लिया था, ये और ये सीख लिया था, ये और ये भी सीख लिया कि दोनों सेम टू सेम है। ये पहला और दूसरा सेम था, ये और ये सेम है। ठीक है, ये आपका चौथा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब ज़्यादा प्रश्न है नहीं, बस 2 प्रश्न है। एक ये छठवां है, छठवें का हमें उत्तर बताना है। छठवें में कहा गया, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का सार्वत्रिक समुच्चय U है। U एक ऐसा सार्वत्रिक समुच्चय जिसमें हर प्रकार का त्रिभुज है, यानी सभी त्रिभुज हैं, सभी त्रिभुज हैं। U एक ऐसा सार्वत्रिक समुच्चय जिसमें सभी त्रिभुज शामिल हैं। अब इन सभी त्रिभुजों में यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। A एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें कोई भी कोण जो है वो 60 डिग्री से भिन्न है। कम से कम, देखो कम से कम एक कोण भी ऐसा नहीं है जो 60 डिग्री हो, मतलब कोई भी कोण 60 डिग्री नहीं है, 60 डिग्री से भिन्न है। मतलब ये ऐसा त्रिभुज है जिसमें 60 डिग्री का कोई कोण नहीं है। तो ए डैश क्या होगा? ए का पूरक हमें बताना है। तो हम कहेंगे भाई 60 डिग्री से भिन्न नहीं, मतलब दुनिया का सारा त्रिभुज है, सिर्फ 60 डिग्री वाला त्रिभुज इसके पास नहीं है। तो इसे इस यूनिवर्सल में से, इस ब्रह्मांड में से कौन सा त्रिभुज उठाना है? वही त्रिभुज उठाना है जो 60 डिग्री वाला हो, क्योंकि ये वही ऐसा त्रिभुज है जो इसके पास नहीं है। तो हम कहेंगे 60 डिग्री के त्रिभुज, यानी कि अथवा कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। सभी कोण बराबर होते हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सिंपल सा ये सवाल था, बिना पेन उठाए आप इसको बता सकते थे। 7वां प्रश्न अपने पास है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। इसको सत्य बनाना है, मतलब खाली स्थान भरना है। इसमें कहा गया ए और ए डैश का अगर यूनिवर्सल निकालना हो, नहीं यूनियन निकालना हो, ए और ए डैश का क्या निकालना हो? यूनियन निकालना हो। तो सपोज करो कि एक यूनिवर्सल सेट है अपने पास 1 2 3, और अपने पास ए है, मान लीजिए 1, क्या है? ए है, 1 है। तो ए डैश अपने पास क्या होगा? तो ए डैश अपने पास 1 को छोड़ के बाकी सबको 2 और 3 को उठा लेंगे। तो अगर ए और ए डैश का अगर हमें यूनियन निकालना हो तो हम कहेंगे भाई यूनियन निकालने के लिए 1 को भी लिखेंगे, 2 को भी लिखेंगे और 3 को भी लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं ए और ए डैश का यूनियन जो निकल के आ रहा है वो पूरा सार्वत्रिक समुच्चय ही आ रहा है, यानी कि यूनिवर्सल सेट आ रहा है। इसलिए हम इसमें लिखेंगे यूनिवर्सल सेट। क्या लिखेंगे? यूनिवर्सल सेट। ठीक, थोड़ा यू टाइप में बनाएंगे, यू, या फिर यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में सार्वत्रिक समुच्चय। क्या भर देंगे यहाँ? सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, यहाँ ये बात क्लियर हुई, ये सत्य हो गया कि इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 5 डैश का इंटरसेक्शन ए से निकालना है। 5 डैश का इंटरसेक्शन किससे निकालना है? ए से निकालना है। 5 का पूरक पूरा यूनिवर्सल हो जाएगा भाई। दूसरा देखो, हम कहेंगे 5 डैश का जो मान होता है वो पूरा यूनिवर्सल होता है। 5 डैश मतलब कुछ नहीं, और कुछ नहीं का पूरक पूरा ब्रह्मांड हो गया। जिसके पास कुछ नहीं उसको तो पूरी दुनिया चाहिए, जिसके पास कुछ नहीं है उसको पूरा होने के लिए 5 मतलब कुछ नहीं, और कुछ नहीं को पूरा होने के लिए पूरा यूनिवर्सल चाहिए, पूरा ब्रह्मांड चाहिए। तो इसके लिए ये पूरा यू रहेगा, और यू का इंटरसेक्शन निकालना है हमें ए से। तो भाई सीधी बात ये है कि ए तो कहाँ से आया? इस ब्रह्मांड से ही तो आया। अगर इसका इंटरसेक्शन निकालना होगा तो ए ही तो मिलेगा। नहीं समझे? मैं कह रहा हूँ यूनिवर्सल में इसके पास सब कुछ है, ए के पास कुछ लिमिटेड चीजें हैं। तो ए और इसको अगर मासा निकालना है, एचसीएफ निकालना है या इंटरसेक्शन निकालना है, तो ए और यू का दोनों मिलाप निकाला जाएगा। तब पता चला ए जो लाएगा वो सब यू के पास मिल जाएगा, इसलिए ए के सारे अवयव यू में होंगे। तो ये इसका यूनिवर्सल सेट, यहाँ ए भरा जाएगा। ठीक, हम कहेंगे ए और ए डैश का इंटरसेक्शन निकालना है।
सिंपल है, हम कहेंगे ए का मान मान लो 1 2 है, ठीक। और अपने पास एक, ये हम तीसरे को सॉल्व करें, अपने पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 और 3, तो हम कहेंगे ए 1 2 है, और ए डैश अगर निकाला जाएगा तो हम कहेंगे 1 2 को छोड़ के सिर्फ 3 ही तो होगा, तो हम कहेंगे इन दोनों का अगर ए बराबर अपने पास इतना है तो ए डैश पक्का है कि 3 होगा। तो ए और ए डैश का अगर हमें इंटरसेक्शन निकालना हो तो देखेंगे कुछ कॉमन ही नहीं है, कुछ सर्वनिष्ठ है ही नहीं जो दोनों में हो, तो हम कहेंगे ये तो 5 हो गया। जब कुछ नहीं है तो 5 हो गया, इसका मतलब यहाँ क्या भरा जाएगा, 5 भरा जाएगा, ठीक। यूनिवर्सल सेट का पूरक और ए, देखो यूनिवर्सल सेट का पूरक का हमें ए से इंटरसेक्शन निकालना है। मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट कितना है, 1 2 3 है, और ए अपन पास है 1, तो यूनिवर्सल सेट का पूरक क्या होगा, देखो भाई यूनिवर्सल सेट का पूरक क्या होगा, अरे उसके पास तो सब कुछ है, उसे क्या चाहिए, यूनिवर्सल सेट का पूरक कुछ नहीं, इसका मतलब हो गया इसका पूरक कुछ नहीं। अरे यूनिवर्सल सार्वत्रिक समुच्चय के पास सब कुछ है, तो इसका अगर पूरक निकालना हो तो इसे कुछ नहीं चाहिए, इसको कुछ नहीं चाहिए मतलब 5, और 5 का अगर हम कहेंगे इसका मतलब हो गया 5 यू डैश का मतलब हो गया 5, और 5 का इंटरसेक्शन निकालना है ए से, इसका मतलब क्या हो गया 5, और 5 का इंटरसेक्शन निकालना ए से, कुछ नहीं का अगर ए से एचसीएफ निकाला जाएगा तो उत्तर भी कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब सीधा सीधा है कि इसका उत्तर ये हो गया। अब ये प्रश्नावली आपकी यहीं समाप्त होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अब हम चलेंगे अगले चैप्टर पे, जो इसका दूसरा चैप्टर है। तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, और 12th में आपके लिए ये सब बहुत उपयोगी चीज़ें हैं, तो आप 11th में ज़्यादा बेहतर से पढ़ेंगे तो 12th में आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि 12th में कुछ नहीं समझ में आएगा अगर आप 11th नहीं पढ़ें, लेकिन आप 11th पढ़ें तो 12th ज़्यादा आसान हो जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। धन्यवाद।